जिले का प्राचीन गांव डुबका, जहां स्थान पर हम दर्शन कर रहे हैं। ये चिमना महाराज जी की गढ़ी हुआ करती थी। यहाँ गांव था। कितना प्राचीन ये गांव है। उज्जी चौरासी थी जाम बाजार बात। अच्छा, बाजार लगभग राजा के समय। हाँ, बहुत ही समय बीत गए तो राजा तो 300-400 साल जानते हैं। को कम से कम बहुत साल हो गई, कम से कम 200 साल हो गई की। तब तक फिर जनते को बाजार जाएगा, फिर बुहारी में भरो। अच्छा, हाँ, बुहारी में राजा की मनशहरी ये रही। तो ये बहुत ही प्राचीन गांव है। आप लोग यहाँ आएँ। सिंध मैया सामने हम देख रहे हैं, सिंध मैया बह रही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चमत्कार ये है, यहाँ अष्टकोणीय शिवलिंग था प्राचीन का। तो नया बना दिया है इसको, लेकिन ये प्राचीन समय हजार वर्ष प्राचीन शिवलिंग का ऐसी क्षेत्र मैं तो कहूँगा पूरे चंबल संभाग में हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये अष्टकोणीय प्रतिमाएं गुप्तकालीन हैं, प्राचीन हैं। हर हर महादेव हम सब दर्शन करें। और ये है पावन तट, ये बेहड़ सामने सिंध मैया का दर्शन हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी समय निकाल कर आया करें, दर्शन करें। और सबसे बड़ी बात ये है, हम यहाँ आएँ तो प्रकृति का चिंतन करें। जो आसपास के गांव के लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पीपल, बरगद, पाखर, नीम जैसे पौधे लगाएं। तो ये क्षेत्र पुनः हरा भरा हो जाएगा, ये क्षेत्र पुनः हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। पुनः भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, नमन, हर हर महादेव। ये है यहाँ गुप्तकालीन ईंटें हैं। ये क्या है, जब अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं और मिलते भी लोगों से हैं, तो जब अपन देखते हैं तो प्रारंभिक गुप्त काल में ऐसे इन ईंटों के चबूतरे हुआ करते थे। और जो शिवलिंग है वो गुप्तकालीन शिवलिंग है। तो इससे अपन को लगा, प्रतीत हुआ कि ये स्थान गुप्तकालीन रहा होगा। तो अभी यहाँ देखा तो ये अपन को ये चौड़ी वाली जो ईंट थी, पहले क्या इतनी आकार की ईंट चलती थी मुगल काल में। अच्छा, हाँ, तो मुगल काल में जो ईंट चलती थी उसको ककैया कहते हैं अपने यहाँ। उसके पहले चलती थी गुप्तकालीन ईंट, जिसकी चौड़ाई लगभग इतनी हुआ करती थी। वाह। तो ये टूटी हुई है, आप देख सकते हैं, ये गुप्तकालीन ईंट है। तो यह स्थान गुप्तकालीन रहा होगा। और जैसा कि यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि चिन्ना जी महाराज यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई के जिनका मदद की और सहयोग किया, तो बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। ऐसे स्थान हम लोगों को पता नहीं है। इनके लिए इतिहासकार और पुरातत्वविद, उन लोगों को ऐसे स्थानों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को, प्रशासन को इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा ये इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास है ये भिंड का। और ये गौरवशाली इतिहास ऐसे ही समय के काल में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रयास करें और संरक्षण के लिए कार्य करें। तो बहुत सुंदर हमने हरे कृष्ण शर्मा आजाद जी को सुना, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्यावरण प्रेमी जो समर्पित भाव से लगे हुए हैं, मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि हम ऐसे स्थानों का संरक्षण करने के लिए आगे आएँ, ऐसे स्थान संरक्षित करें। बहुत ही सुंदर स्थान है, देख सकते हैं हम, बहुत ही सुंदर। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बस आवश्यकता है युवाओं की, युवा शक्ति यहाँ आगे आए और अपने भिंड जिले के ये प्राचीन, जो बताया अभी हरे कृष्ण जी ने, गुप्तकालीन ईंटें मिल रही हैं। तो कितना प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, ये जगह हैं। बस वीरान क्यों हो गई? क्योंकि हम लोगों ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। कहीं ना कहीं आक्रमण हुए मुग़लों के, उसके बाद हमने गाँव को छोड़ना शुरू कर दिया, तो ये वीरान होती गई। आज आवश्यकता है हम अपने गाँव में पुनः आएँ, अपनी युवा पीढ़ी को बताएं, जिससे हम अपने पुरखों के प्राचीन समय के बसाए हुए गाँवों का चिंतन करें, मनन करें। तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि हमें हमारे गांव की माटी बुला रही है और हमें हमारे गांव का बेहड़ बुला रहा है। आओ मिलकर अपने इस सिंध मैया के पावन बेहड़ को सुंदर बनाने में सहभागी बने। और इसके लिए हम अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी बताएं। ये क्षेत्र लाहौर विधानसभा का गांव है, लाहौर विधानसभा में आता है। दूसरी ओर नदी के उस पार करेंगे तो मेहगांव विधानसभा है।
तो एक तरफ लाहौर, दूसरी तरफ महगाँव, तो दोनों जनप्रतिनिधियों को इसमें आगे आना चाहिए, सांसद को भी आगे आना चाहिए, जिससे ये गांव और ये क्षेत्र सिर्फ भैया का पावन तट सुंदर बने, दिव्य बने, भव्य बने। क्यों ना हम इसको कश्मीर की तरह सुंदर बनाएं, हम इसको ही टूरिज्म बनाएं, यहाँ लोग आया करें, दूर दूर से लोग आएँ तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इस क्षेत्र में फलदार बगियाँ हुआ करती थी अमरूद की, तो पुनः हम अमरूद के बाग, अनार है, इस प्रकार के बाग लगाकर इसको जो किसान हैं उनको भी रोज़गार दिला सकते हैं। हमारे बीच हरे कृष्ण जी भी हैं। हरे कृष्ण जी, यहाँ लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है क्या? बहुत बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा रोज़गार खड़ा हो सकता है लोगों के बीच में। और अपन देख सकते हैं जैसे ये पूरा क्षेत्र है, वन विभाग का क्षेत्र आता है, और यहाँ वन विभाग जैसे प्रयास करे, जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े शहरों में वहाँ लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी वहाँ प्रयास कर रहा है, तो ये वीरान पड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा उदासीन रवैया ये रहता है कि हमें चिंता ही नहीं है वीरान की। वीरान जमीन पड़ी है और भिंड के जो युवा हैं वो बेरोजगार है। जब बेरोजगार होंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? रेत का खनन होगा, क्या होगा? दंगे प्रसाद होंगे, उपद्रव होगा, दारुओं के ठेके खुलेंगे, ठेके खुलने के बाद अवैध दारू बनेगी और कट्टे बने, मतलब गलत रास्तों पर वो जाएंगे। क्योंकि जो आजीविका है वो हर व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं है उसको भी सुबह और शाम का भोजन करना है, और जिसके पास है उसको भी करना है। तो चाहे या तो वो नीति से कमाएगा या नीति से कमाएगा। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। इसलिए हमको ये करना चाहिए, जैसे यहाँ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, जैसे सबसे बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया रोजगार का, तो मैं उस ऐसा रोजगार आपको बताना चाहता हूँ जिससे जो भिंड जिले की एक समस्या है गाय की, किसान परेशान है बुरी तरह और गाय भी परेशान है। किसान इसलिए परेशान है कि जो भी कुछ वो बोते हैं रात को भी उनको जागना पड़ता है, दिन में भी जागना पड़ता है, चौकीदारी करनी पड़ती है। और गाय इसलिए परेशान है कि हमने गाय के चक्कर में कटीले तार लगा दिए, झटका मशीन लगा दी। अब गाय वहाँ जाती है तो झटका से परेशान होती है, पूरी वो फट जाती है उससे, तो गाय भी परेशान और किसान भी परेशान। इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका विकल्प ये हो सकता है, हजारों एकड़ ज़मीन बिहार के क्षेत्र के गांवों के पास तमाम पड़ी है, किसकी? गौचर, गाय की। वहाँ गौ अभ्यारण्य बनाए जा सकते हैं और उन गौ अभ्यारण्यों को बना के उसी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का एक अवसर दिया जा सकता है। क्या रोजगार का अवसर दिया जा सकता है? उन गायों को पाल के, गाय के ही गोबर से, गाय के गौमूत्र से, दूध नहीं दे रही है ना, गोबर तो है, उससे ही वहाँ एक बहुत बड़ा उपक्रम खड़ा हो सकता है। उसके साथ वहाँ ज़मीन है, वो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ फल के बगीचे तैयार कर सकते हैं। जैसे अपन ने बात करी तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं और यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करके भेजा भी, तो पता किया कि अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फल वाले कौन से पौधे तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में नींबू बहुत जल्दी तैयार होता है, और नींबू यहाँ अपन लगाएं तो बहुत अच्छा नींबू यहाँ का, मतलब अपन विदेश भी भेज सकते हैं, अपन ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से नींबू हुआ। दूसरा आपका बेल भी विदेश भेजा जा सकता है, और बेल ना आप कहीं भेजें तो यहाँ उसको तैयार करके और बेल का शरबत बना के एक बहुत बड़ा उपक्रम खड़ा हो सकता है। तो ऐसे कई उपक्रम खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए होना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि नदी के किनारे चलते जा रहे हैं और बात कहते जा रहे हैं कि साहब रोजगार खड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर में एक पिंजरापोल गौशाला है, और वहाँ के डॉक्टर अतुल गुप्ता जी हैं जो हमारे मित्र हैं। तो डॉक्टर अतुल गुप्ता जी ने एक छोटा सा प्रयास किया, गौशाला उन्होंने खोली। तो ज़्यादा गाय नहीं थी उनके पास, 10-20 गाय के साथ उन्होंने प्रयास किया।
गौशाला जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पटल पर है वो। और जो वो गोबर है, उस गोबर को वो विदेश भेजते हैं। वो अपने पास नहीं रखते उसको, वो भारत में नहीं उसको बेचते, उसको विदेश में बेचते हैं वो। उसके बाद गोबर की वो लकड़ियाँ बनाते हैं। तो ऐसे कई उपक्रम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक तो समस्या खत्म होगी लोगों की। जब लोगों की समस्या खत्म होगी, उसके साथ आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। तो सिर्फ आवश्यकता है प्रशासन की, शासन की और हम सबकी इच्छा शक्ति की। जिस दिन इच्छा शक्ति प्रबल होगी, उस दिन बहुत बड़े प्रकल्प खड़े हो सकते हैं और वो अपने क्षेत्र के एक ब्रांड बन सकते हैं। बहुत सुंदर। मैंने अभी सुना हरे कृष्ण शर्मा आज़ाद जी को, तो हम सब लोग आगे आएँ और अपने भूमि को, अपनी सिंध मैया के क्षेत्र को पुनः हरा भरा फलदार वृक्षों से सुशोभित करें, जिससे हमें रोजगार भी मिलेगा और हमारी भूमि भी सुंदर बनेगी, पावन बनेगी। तो रेत उत्खनन विकल्प नहीं हो सकता। देखिए आप, कितना सुंदर तट हुआ करता था, लेकिन मशीनों से 20-20 फीट, 25-25 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यानी कोई अनजान व्यक्ति आए तो वो जानेगा ये नदी में पानी भरा है, तो कहीं ना कहीं वो पैर रखेगा तो निश्चित रूप से उसका आगे वाला पैर 50 फीट 40 फीट गहरे गड्ढे में होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ये नदी एक डेंजरस बन चुकी है, डेंजरस एरिया, यानी काल बन चुकी है। कहीं भी आप पैर रखोगे तो एक पैर आपका कहीं है तो एक पैर मौत की कुगा में है, यानी मृत्यु के पग पर। तो ये इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना है। मेरी प्रार्थना है उन लोगों से भी जो रेत निकालने में लगे हुए हैं, अब रेत ना निकालो आप। सिंध मैया में अब कुछ बचा नहीं है, बस हम इसको फलदार पौधे लगाएं, जिससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और हमारा क्षेत्र भी सुंदर बनेगा। कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप लोग सब आगे आओ, सब लोग आगे आएंगे तो अपन निश्चित रूप से अपना भिंड जिला, चंबल संभाग का ये क्षेत्र बहुत सुंदर बनेगा, पावन बनेगा। और पुनः सभी लोगों को एक दर्शन कराते हैं। ये भी थोड़ी दूर चल के 500 मीटर की दूरी पर सिद्ध बाबा का स्थान है, दर्शन करें आप। दुबका क्षेत्र में ये प्राचीन समय का, यहाँ अर्जुन के 2 वृक्ष प्राचीन समय के लगे हुए हैं। महिमा बता रहे हैं वृक्षों की, ऐसा सुंदर। देखिए आप, यहाँ पीपल, बरगद, पाखर, गूलर जैसे पेड़ हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही पेड़ हमें अपने क्षेत्र को लगाना है, अपनी सिंध मैया के किनारे किनारे। मुझे विश्वास है भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। आओ मिलकर अपने सिंध मैया के बेहड़ को सुंदर बनाने में, हरा भरा बनाने में सहभागी बने। आइए युवाओं, आइए। आप क्या नहीं कर सकते। आप चाहो तो चट्टानों को चीर सकते हो, आप चाहो तो बंजर को भी हरा भरा बना सकते हो। बस संकल्प लीजिए, संकल्प सिद्ध कीजिए। आइए युवा शक्ति, आइए और अपने इस क्षेत्र को सुंदर बनाइए। सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। सिद्ध बाबा के पावन स्थल से पुनः हर हर महादेव। मुझे विश्वास है सभी युवा इस विषय पर चिंतन करेंगे और कम से कम अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर एक पौधा अवश्य ही लगाएंगे, अवश्य ही लगाएंगे और अपने इस क्षेत्र को सुंदर बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।